हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ राजेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न समथिंग। वी आर बैक अगेन। हम अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री बुक के। ओके, एंड नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल कवर चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो अभी तक कोई समस्या बच्चों को, कोई भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, है ना, कोई टॉपिक पर डाउट रह गया हो किसी टॉपिक पर, तो बताइएगा मेरे को। ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा। चलिए फिर शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम पैलियोलिथिक पीरियड और वो सब पढ़ चुके हैं, स्टोन एज वगैरह, हंटर्स गैदरर्स। पहले वाले चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। ठीक है, नाउ दिस इज चैप्टर 4 व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हाँ कौन कौन सी बुक्स थी। इसमें हमें मालूम पड़ेगा कि ऋग्वेद वगैरह जो आपके लिखे गए थे। ठीक है, चारों वेद हो गए। फिर बरियल्स किस टाइप के होते थे, उससे हमें क्या मालूम पड़ता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को। इसमें भी वो है, कोटेशन दी हुई है, बट आई विल नॉट फॉलो एनी कोटेशन इन एनी चैप्टर। ओके, मैं सीधे मेन टॉपिक को पहले पकड़ूंगा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम मेन टॉपिक। ओके, चलो। फर्स्ट टॉपिक इज बेटा वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। ठीक है, आपको पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स कौन सी है, सबसे पुरानी बुक कौन सी है वर्ल्ड में। आपकी 5th क्लास की बुक? ऑफ कोर्स नॉट। तो इट्स द ऋग्वेद। कौन सी है बेटा? ऋग्वेद। ठीक है, तो 4 तरह के वेद हैं हमारे। ठीक है, उनके नाम क्या हैं? द ऋग्वेद हो गया, द सामवेद हो गया, यजुर्वेद, एंड द लास्ट वन इज अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट वेदा। ठीक है, कब कंपोज हुआ है ये? इट वॉज कंपोज अबाउट 3500 ईयर्स अगो। कब बेटा? 3500 साल पहले लगभग ये कंपोज हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में थाउजेंड्स हिम्स हैं। हिम्स, ठीक है, जिनको शुक्ता कहा जाता है या फिर वेल सेट कहा जाता है। आप इनको मंत्र टाइप का पढ़ सकते हो। दीज आर सम काइंड ऑफ मंत्र। ठीक है, शुक्ताज हैं, मंत्र हैं, वेल सेड हैं, जिनका उच्चारण किया जाता था। ठीक है, अब ये जो हिम्स हैं ये क्या हैं? ये हिम्स जो होते थे ये देवी और देवताओं की प्रशंसा के लिए हुआ करते थे। उनकी प्रशंसा में ये हिम्स लिखे गए थे। ठीक है, अब ऋग्वेद जो है वो 3 इंपॉर्टेंट देवताओं के बारे में भी बताता है। एंड द फर्स्ट वन इज अग्नि। ठीक है, कौन है बेटा? अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, एज वी ऑल नो। सेकंड वन इज इंद्र, द वॉरियर गॉड। ठीक है, इंद्र आप जानते ही हो। जितने भी आप माइथोलॉजिकल अपने एपिसोड्स देख लीजिए या फिर नाटक देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए, उनमें इंद्र देवता तो होते ही होते हैं, है ना। एंड द थर्ड वन इज सोम। सोम, सोम क्या है? एक प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक प्रिपेयर की जाती है। क्या है? ए प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। सोम, ध्यान रखिएगा, वो होता था ना सोम रस वगैरह, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ये 3 देवी देवता हैं जिनका जिक्र ऋग्वेद में है। दीज 3 गॉड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट। जो हिम्स हुआ करती थी बच्चों, उनको कंपोज किसने किया है? वो कंपोज करी गई हैं सेजेस या ऋषिज के द्वारा। किसने करी है? सेजेस या ऋषिज ने। जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो पुजारी हुआ करते थे, वो अपने विद्यार्थियों को सिखाया करते थे कि वो रिसाइट करें और मेमोराइज करें। क्या करें? इनको सुने ऋग्वेद को और इनको याद करें, मेमोराइज करें। ठीक है, ईच सिलेबल, वर्ड एंड सेंटेंस बिट बाय बिट। जो भी वाक्य हैं, जो भी शब्द हैं उसमें, जिस जिस क्रम में वो दिया मतलब वो सुना रहे हैं, कि जिस क्रम में वो उनको पढ़ा रहे हैं, उसी क्रम में उसका सुनना है और उसी क्रम में उसको याद करना है, मेमोराइज करना है। ठीक है बच्चों, जो भी हिम्स हैं जो कंपोज किए गए हैं, वो अधिकतर कंपोज किए गए हैं किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। अधिकतर कंपोज किए गए हैं, पढ़ाए गए हैं, सीखे गए हैं किनके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। लेकिन कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने कुछ हिम्स कंपोज किए होंगे, पढ़े होंगे, सीखे होंगे। ठीक है, ऋग्वेद जो था वो किस फॉर्म में था बच्चों? ऋग्वेद जो लिखा गया है वॉज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। किसमें बेटा? ओल्ड और वैदिक संस्कृत। अब ये जो संस्कृत है ये डिफरेंट है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं उससे। आजकल भी तो आप स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं ना, बट दिस इज डिफरेंट एंड ओल्ड और वैदिक संस्कृत वॉज डिफरेंट। ओके, अब जो आजकल की जो किताबें हैं वो रिटन फॉर्म में मिल जाती हैं आपको, प्रिंटेड होती हैं। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए क्लास 6 की, आप पढ़ लीजिए आराम से। तो इट इज़ क्वाइट ईजी। ठीक है, लेकिन जो ऋग्वेद था वो सुना जाता था। क्या किया जाता था? वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड। सुना जाता था, वो रीड नहीं किया जाता था। उसको रीड नहीं करते थे, उसको सुनते थे, उसको मेमोराइज किया जाता था। आप समझिए, देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर रीडिंग, वहाँ पे वो रिटन फॉर्म में था ही नहीं। जो ऋग्वेद है वो अपने लिखे जाने के, कंपोज कब किया गया था? कंपोज किया गया था 3500 साल पहले। तो उसके
100 एक साल बाद जाके वो रिटन फॉर्म में लिखा गया था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी गई होंगी, वो भी उसके 100 साल बाद लिखी गई थी, तुरंत नहीं लिखी गई थी बच्चों। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा है देखो ये, इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज्ड। जो पहली बार कंपोज किया गया था 3500 साल पहले, उसके सेवरल सेंचुरीज बाद, कई 100 सालों बाद जाके वो रिटन फॉर्म में आया था, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह में लिखा गया था। और एक्चुअली जो प्रिंट किया है, जो आज हम पढ़ सकते हैं ऋग्वेद को, वो प्रिंट किया गया था लगभग 200 साल पहले। कितना? 200 साल पहले। तो कितना लंबा गैप है। तो जो आपको 100 साल तक, मतलब 3500 साल में कंपोज कर दिया, उसके बाद जो 100 ऑफ ईयर्स थी, उसमें तो सिर्फ उन्होंने रिसाइट किया है और मेमोराइज किया है। वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ है कैसे? सिर्फ रिसाइट सुनकर और मेमोराइज करके। उसके बाद उसको लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह पे, और जो प्रिंटेड फॉर्म में डाला गया, वो डाला गया है बच्चों 200 साल पहले, याद रखिएगा। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस। अब हम बात कर रहे हैं संस्कृत और जो भी बाकी जो लैंग्वेजेस इंडिया में चला करती थी या इंडियन सबकॉन्टिनेंट में चला करती थी। संस्कृत किसका पार्ट था बेटा? संस्कृत था पार्ट, एक इंडो यूरोपियन करके फैमिली है लैंग्वेजेस की, उसका पार्ट था। अब ये फैमिली क्या चीज़ है बेटा? तो फैमिली से आप मतलब समझिए कि जैसे कोई फैमिली होती है, तो उसे फैमिली में क्या चीज़ होता है? फैमिली में कुछ चीज़ कॉमन होती है, ठीक है। जैसे उनके सारे लोग जो भी होंगे, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो ऐसी अगर लैंग्वेजेस में कुछ कॉमन होता है, तो दे फॉर्म है फैमिली। क्या फॉर्म करती है बेटा? फैमिली फॉर्म करती है। तो ऐसी एक फैमिली है, कौन सी? इंडो यूरोपियन फैमिली। कौन सी बेटा? इंडो यूरोपियन फैमिली। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इसमें इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, इसमें एशियन लैंग्वेजेस भी हैं, इसमें यूरोपियन लैंग्वेजेस भी हैं काफ़ी सारी, ठीक है। अब इंडियन लैंग्वेजेस की बात करी जाए, तो इंडियन लैंग्वेजेस में कौन कौन सी आ गई बेटा? आसमीज हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई। ये इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो इंडो यूरोपियन फैमिली का ही पार्ट है। एशियन की बात करी जाए तो उसमें पर्शियन हो गई, ठीक है। यूरोपियन की बात करी जाए तो उसमें इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, ग्रीक हो गई, इटालियन हो गई और स्पेनिश हो गई, जो इसी फैमिली को बिलोंग करती हैं। किस फैमिली को बेटा? इंडो यूरोपियन फैमिली को बिलोंग करती हैं ये सारी। कौन सी? इंडियन लैंग्वेजेस, एशियन लैंग्वेजेस एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। ओके। अब फैमिली क्यों कहा जाता है? जैसे मैंने बोला, तो फैमिली का क्या मतलब हो गया कि बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन, उनके कुछ शब्द जो थे ओरिजिनली वो कॉमन थे, तो दैट्स वाई दे हैव बीन कॉल्ड एज अ फैमिली। ठीक है, क्या कहा गया उनको? फैमिली कहा गया। अब जैसे क्या कॉमन है, अगर आप बात करेंगे संस्कृत की, तो संस्कृत में माँ को क्या बोलते हैं? मात्र, ठीक है। अब हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? माँ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको मदर बोलते हैं। तो माँ करके वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ कॉमन सा है, तो दैट्स वाई हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई और इंग्लिश हो गई, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करती हैं। किसको? इंडो यूरोपियन फैमिली को। ओके। और जो लैंग्वेजेस सब कॉन्टिनेंट में चला करती थी, वो अलग अलग फैमिलीज को बिलोंग करती थी। जैसे ये तो हो गई थी इंडो यूरोपियन, कौन सी? संस्कृत। इसके अलावा भी चला करती थी। जैसे बात करी जाए नॉर्थ ईस्ट की, कहाँ की बेटा? नॉर्थ ईस्ट की। तो वहाँ पे कौन सी चलती थी? वहाँ पे चलती थी जो लैंग्वेज, वो बिलोंग करती थी तिब्बतो बर्मन फैमिली को। किसको करती थी? तिब्बतो बर्मन फैमिली को। कौन सा वाला? नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र था। अब बात करें अगर हम साउथ की, तो तमिल हो गया, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, ये किसको बिलोंग करती है? ये करती है द्रविडियन फैमिली को। किसको? द्रविडियन फैमिली को, ठीक है। अब अगर बात करोगे आप बिहार वाला जो क्षेत्र है, झारखंड हो गया, और उसके सेंट्रल इंडिया वाला जो क्षेत्र है, कौन सा बेटा? झारखंड और सेंट्रल इंडिया वाला जो क्षेत्र है, उसकी जो लैंग्वेज है वो बिलोंग करती है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। किसको बेटा? ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये याद रखना है आपको, ये आएगा, ठीक है। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट में हो गई तिब्बतो बर्मन फैमिली, साउथ में हो गई द्रविडियन फैमिली, एंड इन द पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड सेंट्रल इंडिया ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली, ठीक है। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, ठीक है। तो ये अगला टॉपिक है, हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को कैसे स्टडी किया। तो जो हिस्टोरियंस हो गए, आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, तो ये पास्ट के बारे में कैसे पता लगाते थे बच्चों? ये पास्ट के बारे में पता लगाते थे जो भी आपको अवशेष मिले हैं, जो भी मटेरियल रिमेन्स है ना, उनको पढ़ा करते थे। लेकिन साथ में उसके ये क्या स्टडी करते थे? साथ में ये स्टडी करा करते थे रिटन सोर्सेज जो भी मिलते थे। अब रिटन सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं बच्चों? रिटन सोर्सेज में मैंने आपको बताया था ना, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इंस्क्रिप्शंस होती थी, तो ये सब क्या है? दीज वर रिटन सोर्सेज जो भी मिला करते थे। तो जो हिम्स में, जो ऋग्वेद में जो हिम्स दिए हुए हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। डायलॉग्स की फॉर्म में हिम्स हुआ करते थे, जो हिम्स होते थे, वेल सेड होते थे बच्चा, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये एक मैन्युस्क्रिप्ट की इमेज है। क्या है ये? मैन्युस्क्रिप्ट की इमेज है ऋग्वेद से, ठीक है। ये किस पे प्रिपेयर है? जो मैंने बताया था ना, बर्च ट्री का जो स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क होता है, ये उस पे प्रिपेयर है। और ये जब बाद में प्रिंटेड फॉर्म में ऋग्वेद को लिखा गया था ना बच्चों, 200 साल पहले, 150 साल पहले, तो इट वाज यूज्ड टू
रिकंस्ट्रक्ट, उसको दोबारा लिखने के लिए जो हमें सोर्सेज चाहिए थे या जो हमें अध्ययन करने के लिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह चाहिए थे, तो इन्हीं की वजह से प्रिंटेड फॉर्म में उसको लिखा गया है। ठीक है, इनसे ही पढ़ा है, इनसे ही बनाया है। उसके बाद में क्या किया उसने, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया है इसका। ये तो ओल्ड वैदिक संस्कृत में है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया गया है। ठीक है, और अभी ये आज के टाइम में देखोगे आप तो पुणे और महाराष्ट्र में प्रिजर्व करके लाइब्रेरी में रखी हुई है। अगर कभी चक्कर लगे ना तो यू कैन हैव ए वॉच ओवर इट। ओके, चलो। तो बच्चों जैसा मैंने बताया था कि जो हिम्स हुआ करते हैं ऋग्वेद में, वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ठीक है, किसकी फॉर्म में होते हैं? डायलॉग्स की फॉर्म में। डायलॉग्स क्या होते हैं? बेसिकली अ कॉन्वर्जेशन, बातचीत। ठीक है, तो अब जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ विश्वामित्र एंड द रिवर्स, ये उसी ऋग्वेद की एक हिम का पार्ट है। ठीक है, ये एक डायलॉग है किसके बीच में? ये है विश्वामित्र ऋषि जो हैं, और साथ में दो नदियां, टू रिवर्स। कौन कौन सी? बीज एंड सतलज। कौन सी बच्चा? रिवर्स हैं बीज एंड सतलज। ठीक है, ये उनके बीच का एक कॉन्वर्जेशन है, उनके बीच का एक डायलॉग है। ठीक है, तो विश्वामित्र क्या कह रहे हैं नदियों से? विश्वामित्र कह रहे हैं कि ओ नदियों। ठीक है, मैं पूरा उसको आपको कविता के तौर पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसका सार बता देता हूँ। तो उनका कहना है कि नदियों, जो आप पर्वतों से उतर के आती हो तेज घोड़ों की तरह और दो चमकदार गायों की तरह, आप समुद्र पे चलती हैं रथ की तरह इंद्र की पावर से। ठीक है, और आप पानी से भरपूर हैं और एक दूसरे से मिलना चाहती हैं, विश टू यूनाइट विद वन अनदर। अब नदियां क्या कहती हैं? नदियां कहती हैं हम जो पानी से भरपूर हैं, हम उस पाथ पे चलते हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। क्या? द पाथ गॉड हैव मेड फॉर अस। ठीक है, हमने एक बार शुरू किया, वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, हमने एक बार बहना शुरू किया तो वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, हमें रोका नहीं जा सकता। तो ए मुनि, ए सेज, ए ऋषि, आप हमसे क्या प्रार्थना करते हो, क्यों प्रार्थना करते हो? ठीक है बेटा, तो विश्वामित्र क्या कहते हैं कि ओ सिस्टर्स, ओ बहनों, ठीक है, जो मैं आया हूँ मेरी बात कृपया ध्यान से सुने। मैं अपनी रथ और गाड़ियां लेकर आया हूँ बहुत दूर से, तो आप अपने वाटर का जो लेवल है उसको ज़्यादा ऊपर ना बढ़ने दें, जिसके कारण हम सेफली नदी को क्रॉस कर जाएं। ठीक है, तो रिवर्स क्या कहती हैं? ठीक है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर, हम आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ताकि आप नदी को प्रॉपरली और सेफली पार कर जाओ। एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो रिवर्स होती हैं इन इंडिया वर ट्रीटेड एज, वर वर्शिप्ड एज गॉडेस, देवियों की तरह उनकी पूजा की जाती है, जैसे गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, है ना। तो रिवर्स का दर्जा बहुत होता है, देवियों की तरह उनका दर्जा होता है। तो ये क्लियर हुआ कि डायलॉग्स किस तरह के होते थे। ठीक है, ये एक डायलॉग्स है जो मैंने आपको क्लियर करा, आपको बताया। तो इसी तरह के हिम्स हुआ करते थे, वर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ओके, अब जब हिस्टोरियंस ने इस हिम को पढ़ा तो उससे क्या अंदाजा लगाया? उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये हिम वहां कंपोज किया होगा जहां पर रिवर्स ये वाली फ्लो करती होंगी। कौन कौन सी? बीज एंड सतलज, ये फ्लो करती होंगी। ठीक है बच्चे, साथ में इसका भी हमें अंदाजा लगा कि जो सेज है, जो ऋषि है विश्वामित्र जी, वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर हॉर्सेस और काउस की बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? तभी तो उन्होंने रिवर्स को हॉर्सेस और काओ से कंपेयर किया। मैंने अभी बताया ना कि आप तेज घोड़ों की तरह आती हैं, चमकदार गायों की तरह आती हैं, तो वो किससे कंपेयर कर रहा है? ही इज कंपेयरिंग विद द हॉर्सेज एंड काउस। ठीक है, वो उनसे कंपेयर कर रहा है। तो दैट सिंपली मीन्स कि हॉर्स और जो काउ, जो घोड़े और जो गाय होती थी, दे वर वेरी वैल्यूएबल एनिमल्स एट द टाइम। ठीक है, अब साथ में एक चीज और भी है कि जो इंडस है और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और साथ में सरस्वती, इनका भी जिक्र इन हिम्स में किया गया है। किन हिम्स में? जो ऋग्वेद की हिम्स हैं उनमें इन नदियों का भी जिक्र किया गया है। साथ में जो गंगा और यमुना है, इनका जिक्र सिर्फ एक बार किया गया है। ये आपको एक स्टेट्स है, डेटा है कि इंडस और ट्रिब्यूटरी, इंडस की ट्रिब्यूटरीज और इंडस और सरस्वती, इनका जिक्र काफी है, और गंगा यमुना का जिक्र एक बार है ऋग्वेद की हिम्स में। ठीक है बेटा, कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। ठीक है बेटा, तो जो ऋग्वेद हैं उनमें जो प्रेयर्स हैं, जो हिम्स हैं, उनमें काफ़ी सारी जो प्रेयर्स होती थी वो होती थी किसके लिए? कैटल्स के लिए हुआ करती थी, चिल्ड्रंस के लिए होती थी, चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन्स के लिए, बच्चों के लिए, लड़कों के लिए। ठीक है, और घोड़ों के लिए हुआ करती थी। जितनी प्रेयर्स थी वो कैटल, चिल्ड्रन और हॉर्सेस के लिए हुआ करती थी। हॉर्सेस का क्या करते थे? हॉर्सेस को रथों में लगा करके बैटल्स में ले जाया जाता था। ठीक है, अब बैटल्स क्यों लड़ा करते थे वो लोग बच्चों? उस समय में बैटल्स का क्या मतलब, क्यों बैटल्स किसके पीछे होती थी? तो बैटल होती थी टू कैप्चर कैटल्स, मवेशियों को कैप्चर करने के लिए युद्ध हुआ करते थे उस समय पे। ठीक है, लैंड इंपॉर्टेंट नहीं होता था बच्चों। ठीक है, लैंड
उस सेंस में इंपॉर्टेंट नहीं होता था जैसे बाद में सब लोगों ने लैंड एक्वायर करे हैं, अपनी अपनी सल्तनत बनाई है। उस समय में लैंड उस पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं होता था। लैंड के पीछे भी लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध हुए हैं, पर लैंड इंपॉर्टेंट क्यों होता था? लैंड इंपॉर्टेंट होता था पेस्चर के लिए, चारे के लिए, ठीक है, और टू ग्रो हार्डी क्रॉप्स, जैसे बार्ले वगैरह हो गया, तो कुछ लैंड पे ये क्रॉप्स जल्दी अच्छी उगती हैं, फसल अच्छी होती है, जल्दी पकती हैं, तो इस कारण वो लैंड इंपॉर्टेंट होता था। तो इसलिए लैंड के पीछे भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। साथ में युद्ध और किस चीज़ पे होते थे? युद्ध होते थे पानी के ऊपर, फॉर वाटर एंड टू कैप्चर पीपल, लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध हुआ करते थे बच्चों। ठीक है, बंदी क्यों बनाते थे? बंदी बनाएंगे तभी तो वो लोग उनके लिए सर्व करेंगे। सर्विंग मैन एंड वुमेन कौन होते थे? वो बंदी लोग ही तो होते थे। ठीक है बच्चा। अब जो भी पैसा लूटा जाता था या जो भी पैसा मिलता था युद्धों के बाद, उसमें क्या होता था? उसमें अधिकतर पैसा तो रख लिया जाता था लीडर्स के द्वारा, कुछ दे दिया जाता था प्रीस्ट को, पुजारियों को, और बाकी जो भी वहाँ के लोग थे, निवासी लोग थे, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। किन में कर दिया जाता था? जो बाकी आमजन, आम नागरिक हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ जो पैसा होता था वो इनके लिए, जो अपने सेक्रीफाइसेस हैं, यज्ञ हैं, इनको करने के लिए रख लिया जाता था। क्योंकि सेक्रीफाइसेस का क्या मतलब होता था? कि आपको आग में, जो अग्नि है, अग्नि में आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चढ़ानी है या उनको सेक्रीफाइस करना है। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता था? ये इंपॉर्टेंट होता था कि ये सेक्रीफाइसेस सीधे किसके लिए हो रहे हैं? ये हो रहे हैं गॉड और गॉडेसेस के लिए, देवी देवताओं के लिए हो रहे थे। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है? आपने घी चढ़ाया अग्नि में, आपने अनाज चढ़ाया, कुछ केसेस में तो जानवरों तक की सेक्रीफाइसेस, उनकी भी बलि दिया जाया करती थी। आप समझ रहे हैं बच्चों? किस तरह का था वो उस समय, रिचुअल्स कैसे थे, कैसा मतलब उनका मानना था, कैसे रस्म और रिवाज हुआ करते थे। अधिकतर जो पुरुष लोग होते थे वो इन युद्धों में भाग लिया करते थे। कौन लिया करते थे बच्चों? मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दीज वॉर्स। ठीक है। बट फिर भी देर वर नो रेगुलर आर्मीज, कोई रेगुलर आर्मीज नहीं हुआ करती थी। मैंने कहा ना, क्योंकि लैंड इंपॉर्टेंट नहीं था तो वो आर्मीज मेंटेन नहीं किया करते थे। बट वहां पर असेंबलीज हुआ करती थी। असेंबलीज मतलब वहीं की जो लोकल के जो लोग हैं वो मिला करते थे और फिर डिस्कस किया करते थे कि हमें वॉर कैसे करना है, शांति की बहाली कैसे करनी है। ठीक है। कौन करा करते थे बेटा? आर्मी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। क्या होता था? जो लोकल लोग हुआ करते थे वहां के, वही असेंबलीज में मिला करते थे, एंड दे डिस्कस्ड ओवर द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। ओके। अब वही लोग क्या करते थे? वो अपना लीडर भी चूज किया करते थे। अब लीडर कौन होता था? लीडर होता था जो थोड़ा बहादुर हो, स्किलफुल हो, जो योद्धा टाइप का हो, उसको वो अपना लीडर बना लिया करते थे। फिर बोल रहा हूं मैं, एज सच राजा नहीं हुआ करते थे। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। देर वर नो राजाज एट दैट टाइम। ठीक है, राजा नहीं हुआ करते थे, बट देर वर लीडर्स, जो आम लोगों में से ही कोई चुना करते थे कि हाँ ये हमारा लीडर है। ओके। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। ठीक है। तो लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया करते थे? उनको डिस्क्राइब करने के कई तरीके थे। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, जो वो काम करते हैं उसके आधार पर उनको डिस्क्राइब किया जाता था। वो लैंग्वेज जो बोलते हैं, द लैंग्वेज दे स्पीक, उसके आधार पर किया जाता था। जिस प्लेस से वो बिलोंग करते हैं उसके आधार पर, उनके जो परिवार थे, देयर फैमिलीज, उसके आधार पे, उनकी कम्युनिटीज, समुदाय, उनके आधार पे किया करते थे। साथ में जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती थी, जो भी उनकी सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस होती थी, उनके आधार पर भी उनको डिस्क्राइब किया जाता था। अब अगर काम के तौर पे डिस्क्राइब किया जाए तो यहाँ पर दो मेन ग्रुप्स थे। ठीक है, कौन कौन से? पहले होते थे जो पुजारियों का ग्रुप होता था, जिनको हम ब्राह्मण भी कहते थे। क्या बेटा? ब्राह्मण। ये क्या किया करते थे? ये रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। रिचुअल्स मतलब जो भी धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको परफॉर्म किया करते थे। और दूसरे कौन से होते थे बेटा? दूसरे होते थे राजास। ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये राजा वो राजा नहीं है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल के हम जिनके बारे में पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त हो गए, चंद्रगुप्त हो गए, और जो भी चीज़ें हो गई, वो राजा अलग हैं, ये राजा अलग हैं। इन राजाओं के पास राजधानियां नहीं हुआ करती थी, महल नहीं हुआ करते थे, आर्मीज नहीं होती थी, और ना ये टैक्स किसी से वसूला करते थे। ठीक है, ये टैक्स वगैरह नहीं वसूला करते थे। ये सिंपल राजा होते थे। ये कैसे राजा होते थे? कि लोगों ने अपने बीच में से ही एक लीडर चुन लिया और उसको राजा बोल दिया। ठीक है। अब इनके जो सन होते थे, इनके जो बेटे होते थे, इनके जो पुत्र होते थे, वो ऑटोमेटिकली राजा नहीं बना करते थे। जैसे उसमें क्या होता है? उसमें तो वंश चलता है, आप आगे चल के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे वंश नहीं चला करता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा बन गया। ऋतिक रोशन की पिक्चर याद आ गई क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। दो शब्द थे बच्चों, जिसको लोगों को और उनके पूरे समुदाय को एज ए होल डिस्क्राइब किया करते थे। ठीक है। कौन कौन से शब्द होते थे? पहला होता था जना। कौन सा बेटा? जना। ठीक है, जो हिंदी में आज भी हम यूज करते हैं। दूसरा होता था बच्चा विश।
कौन सा विष, बाद में वैश्य जो है वो वर्ड इसी से निकल कर आया, ठीक है। अब कई तरह के विष और जना मेंशन किए गए हैं ऋग्वेद में, कैसे, जैसे पुरुजना हो गया या विष हो गया, भारत जना हो गया या विष हो गया, यदुजना हो गया या विष हो गया, और भी इसी तरह के, ठीक है। अब जिन लोगों ने ऋग्वेद के हिम्स को कंपोज किया, वो अपने आप को क्या कहते थे, वो अपने आप को कहते थे आर्यास। क्या कहते थे बच्चा, आर्यास, ठीक है। ये अपने आप को आर्यास कहलाते थे। और जो इनके अपोनेंट्स थे, जो इनके अलावा जो दूसरे लोग थे, उनको बोला जाता था दासास या दस्यूज। क्या बोला जाता था, दास या दस्यूज, ठीक है। ये कौन लोग होते थे दास और दस्यूज, ये होते थे वो लोग जो सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं कर सकते, हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। जो यज्ञ वगैरह में जो आहुतियां दी जाती थी या जो कुर्बानियां दी जाती थी, जो सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, ये लोग नहीं कर सकते थे। और इनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट होती थी, दे कैन नॉट स्पीक वैदिक लैंग्वेज, सॉरी वैदिक संस्कृत, वो संस्कृत नहीं बोला करते थे, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस बोला करते थे बच्चे। कौन लोग, दासाज और दस्यूज। बाद में जो ये टर्म था बेटा दास, और महिलाओं के लिए जो दासी टर्म यूज किया करते थे, अभी मैंने बताया आपको, ये यूज होने लगा स्लेव के लिए। इसका क्या मतलब निकल के आया, स्लेव, गुलाम, ठीक है। अब गुलाम कौन थे, स्लेव्स कौन थे, स्लेव्स वो आदमी और औरत हुआ करते थे जिनको युद्ध में बंदी बनाया गया था। क्या किया गया था, युद्ध में बंदी बनाया गया था, कैप्चर किया गया था, ठीक है। अब जो ओनर हुआ करते थे इन स्लेव्स के, वो इनको अपनी प्रॉपर्टी माना करते थे। क्या माना करते थे, प्रॉपर्टी माना करते थे इन स्लेव्स को, ठीक है। और प्रॉपर्टी मानते थे, और उनका ये मानना था कि ये कुछ भी करेंगे जो वो चाहते हैं, ये सारे काम करेंगे। क्या करेंगे, ये वो सारे काम करेंगे जो वो चाहते हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद क्या था, ऋग्वेद कहाँ कंपोज हुआ था बेटा, ऋग्वेद कंपोज हो रहा था आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है। नॉर्थ वेस्ट वाला मतलब कौन सा एरिया हो गया, जो पाकिस्तान वाला एरिया हो गया, ठीक है, वो वाला जो अपना एरिया है। जैसे अगर अपन बात करें तो, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और ये वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर से लगा हुआ नॉर्थ वेस्ट वाला, यहाँ पर ऋग्वेद डेवलप हो रहा था, ठीक है, वो कंपोज किया जा रहा था। इसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्र थे, वहाँ पर भी अलग तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे। कहाँ पर, जैसे साउथ में हो गया, तमिल वगैरह, जो साउथ वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। वी विल डिस्कस लेटर ऑन, ओके। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा था, अभी नॉर्थ वेस्ट में तो ऋग्वेद और वो सब कंपोज किए जा रहे थे, तो बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा था, बाकी क्षेत्रों की ये कहानी है मेगालिथ्स की। मेगालिथ्स क्या चीज़ है बेटा, मेगालिथ्स ये भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, किससे, मेगा प्लस लिथ्स, मतलब मेगा मतलब बहुत बड़ा, और लिथ्स मतलब स्टोन, ठीक है। तो मेगालिथ्स का मतलब होता है लिटरली बिग स्टोन्स। क्या मतलब होता है, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये बड़े बड़े बोल्डर्स जो हैं, ये जो हैं ये मेगालिथ्स हैं, ठीक है। अब ये क्या होता था, जो लोग होते थे इनको यूज़ किया करते थे, किस लिए यूज़ करते थे, कि जहाँ पर भी उन्होंने मृत व्यक्ति को, ठीक है, डेड आदमियों को, डेड लोगों को दफन किया है, बरी किया है, बरिड किया हुआ है, उन जगह को मार्क करने के लिए दे यूज दीज मेगालिथ्स, ठीक है। किनको यूज करते थे, मेगालिथ्स को, किसके लिए, बरियल साइट्स को मार्क करने के लिए। क्यों, यूज टू मार्क बरियल साइट्स, ओके। अब ये इसकी प्रैक्टिस कब से हो रही थी बेटा, ये इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी लगभग 3000 साल पहले। कब हुई थी, 3000 साल पहले। और इसका प्रचलन कहाँ पे था, इसका प्रचलन था आपके पूरे डेक्कन में, ठीक है, साउथ इंडिया में, और आपका नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में। कहाँ पे था, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में। नॉर्थ ईस्ट मतलब नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, कश्मीर ऊपर हो गया, डेक्कन नीचे साउथ की तरफ हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, और नीचे साउथ इंडिया। इस तरह के जो मेगालिथ हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिस्ट। क्या कहा जाता है, नोन एज सिस्ट, ठीक है। अब ये जो सिस्ट हैं, जैसा आपको इस पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, इनमें पोर्ट होल्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये वाला है, ठीक है ना। तो पोर्ट होल्स किस लिए यूज होते हैं, पोर्ट होल्स यूज होते हैं एज एन एंट्रेंस। क्या यूज होते हैं, यूज होते हैं एज एन एंट्रेंस। एंट्रेंस मतलब उसके आने जाने के लिए एक रास्ता है, उनको यूज किया जाता है एज पोर्ट होल्स, ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि कुछ जो मेगालिथ्स थे वो सरफेस पे थे, कहाँ थे, सरफेस पे, और बाकी जो मेगालिथ्स हुआ करते थे वो कहाँ हुआ करते थे, वो अंडरग्राउंड हुआ करते थे, कहाँ, जमीन के नीचे, ठीक है। साथ में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चीज और पाई, क्या पाया, कि उनको सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर्स मिला करता था। सर्किल ऑफ, जैसा अभी मैंने पिछले वाली इमेज में दिखाया था कि सर्किल था, तो सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर्स भी मिला करते थे, और कई जगह पे सिंगल एक बड़ा स्टोन भी मिला करता था, लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब ये चीज क्या दर्शाती थी, ये चीज दर्शाया करती थी कि जहां पर भी आपको सर्किल ऑफ स्टोन बोल्डर मिल जाए या सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग मिल जाए, उसके नीचे एक बरियल है। क्या है, बरियल है। ये क्या इंडिकेट करती थी, दीज आर द ओनली इंडिकेशंस दैट दीज आर बरियल बीनीथ, इनके नीचे बरियल्स हैं।
अब ये आप मैप देखिए, ये साउथ इंडिया का पूरा मैप है बेटा। इसमें जो आप ग्रीन वाला ये जो देख रहे हैं, दीज आर मेगालिथिक साइट्स। कौन सी हैं? मेगालिथ साइट हैं ये। पहली वाली जैसे आपकी ये ब्रह्मागिरी हो गई। कौन सी हो गई? ब्रह्मागिरी। दूसरी आपकी अदिनाचालुर है। कौन सी है बेटा? अदिनाचालुर, ठीक है ना। ये आपकी दो मेगालिथ साइट्स आपके मैप में शो की हुई हैं। अब ये जितने भी बरियल्स थे बच्चों, ठीक है, जितने भी हमें मिले, उन सब में कुछ ना कुछ कॉमन फीचर हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कुछ ना कुछ कॉमन फीचर, जैसे कि जो डेड है, जो भी डेड व्यक्ति है, जो भी मृत व्यक्ति है, जिसको दफनाया जा रहा है, जिसको बरिड किया जा रहा है, ठीक है, उसको इस साथ में क्या मिलता था? डिस्टिंक्टिव पॉट्स मिलते थे। क्या मिलते थे? डिस्टिंक्टिव पॉट्स मिलते थे। किस तरह के? कुछ काले होते थे और कुछ लाल होते थे। कैसे होते थे? कुछ काले घड़े होते थे और कुछ लाल घड़े होते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। साथ में और क्या मिलता था? साथ में हमें कुछ टूल्स और वेपन मिला करते थे। क्या मिला करते थे? टूल्स एंड वेपन। किसके? आयरन के। अब ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी हड़प्पन जो एज थी, दैट वाज नोन एज ब्रॉन्ज एज। कौन सी? ब्रॉन्ज एज, क्योंकि वो लोग किसका यूज करना जानते थे? ब्रॉन्ज का। अब यहाँ पर आयरन का इस्तेमाल चालू हो चुका था। क्या हो चुका था बच्चों? आयरन इनके लिए नोन था। तो क्या करते थे? उनके साथ में उनको क्या मिला? टूल्स मिले, वेपन्स मिले। किसके? आयरन के, ठीक है। कौन कौन से? साथ में और क्या मिला? स्केल्टन ऑफ हॉर्सेस मिले, मतलब घोड़े भी दफन किए जाते थे। हॉर्स इक्विपमेंट्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, स्टोन और गोल्ड के। किसके? स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी उनको मिले। अब आप ये देखिए, ये हॉर्स इक्विपमेंट है, ये इमेजेस हैं जो मेगालिथ बरियल्स में से मिली हैं। क्या क्या मिली हैं? हॉर्स इक्विपमेंट हो गया, एक्सिस हो गए, कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ियों का कुछ वो था जिसमें कुछ हैंडल लगा के वो ऐसे कुल्हाड़ी यूज करते होंगे। ये एक डैगर मिला है, डैगर मतलब चाकू, खंजर, ठीक है। ये सब कहाँ मिला है बेटा? ये मिला है सारा का सारा बरियल में, नीचे डेड व्यक्ति के साथ। मतलब उसको, मृत व्यक्ति को सब सामान दे दो कि हाँ भाई तू आगे जा रहा है तो तेरे को आगे और भूत मिल जाए जिनसे तेरे को लड़ना हो, तो खंजर यूज कर ले। ओके, तो these were the findings of the burials. Okay, फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब उस समय भी सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे, ठीक है। सारे लोग अमीर नहीं हुआ करते थे और सारे लोग गरीब नहीं हुआ करते थे। देयर वर ऑल्सो सम सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। कुछ लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, कुछ लोग गरीब हुआ करते थे। हर तरह का क्लास का आदमी वहाँ रहा करता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या स्टडी किया? आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि जो स्केलेटन के साथ ऑब्जेक्ट मिले हैं, है ना, वो उनने ये माना कि वो उसी मृत व्यक्ति के हैं। किसके हैं? उसी डेड पर्सन को बिलोंग करते हैं वो, जो भी ऑब्जेक्ट्स उन्हें मिले। अब उनको क्या मिले? उनको हर ग्रेव में, हर जो उनकी जो भी कब्र है, हर ग्रेव में जो सामान मिला है वो दूसरी कब्र से अलग होता था। ऐसा नहीं था कि सब जगह एक ही तरह की ग्रेव मिलती थी, कि हाँ अगर मान लो यहाँ पे 5 भेड़ हैं तो उधर भी 5 भेड़ मिली। यहाँ पर अगर मान लो आपको सोने चांदी के जो आभूषण मिले हैं वहाँ भी वैसे ही मिले, नहीं। अब एग्जाम्पल के तौर पे ब्रह्मागिरी है बेटा। कहाँ पर है ब्रह्मागिरी? देखिए ये आपका फिर साउथ वाला पोर्शन है। ये है ब्रह्मागिरी, अभी मैंने बताया था ना आपको, मेगालिथिक साइट है। तो ब्रह्मागिरी में एक स्केलेटन में क्या मिला है उनको? एक स्केलेटन में मिला है कि उसके साथ में 33 गोल्ड बीड्स दफन की गई हैं। कितनी? 33 गोल्ड बीड्स, ठीक है। 33 गोल्ड बीड्स दफन करी हैं। 2 स्टोन बीड्स दफन करे गए हैं। साथ में 4 कॉपर के बैंगल्स हैं और एक 1 कॉन्च शेल है, ठीक है। इतना सामान उसके साथ दफन किया गया है, इतना सारा। मतलब ये कोई बहुत, ये रईस आदमी होगा, बहुत कोई अमीर आदमी होगा जिसके साथ इतनी सब चीजें दफन कर दी गई। और जो स्केलेटन थे उनमें क्या मिला? उनमें सिर्फ कुछ घड़े मिले। क्या मिला? अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। सिर्फ कुछ घड़े मिले, मतलब वो गरीब रहा होगा। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि जो स्टेटस था वहां पर लोगों का, जो दफन किया जा रहा है, उनमें डिफरेंसेस होते थे। क्या होता था? उनमें अंतर होता था। सम वर रिच, कुछ अमीर हुआ करते थे। अदर्स वर पुअर, ठीक है। कुछ चीफ हुआ करते थे, कुछ जो रूलर्स वगैरह होते थे या मुख्य आदमी हुआ करते थे। कुछ उनके आराधक हुआ करते थे, फॉलोअर्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? फॉलोअर्स। So there were some social differences among the people उधर। Okay, were some burial spots meant for certain families? ये टैगलाइन है, ये दिस इज अ क्वेश्चन बेसिकली। क्या मतलब है इसका? कि जो कुछ बरियल स्पॉट्स हैं, मैंने बताया ना कि वो मेगालिथिक साइट्स हैं, तो वो उनको स्टोन बोल्डर से, सर्कल से या फिर एक लार्ज स्टोन से इंडिकेट करते थे कि हाँ दीज वर द बरियल साइट्स, ठीक है। तो क्या बरियल स्पॉट जो हैं वो कुछ सर्टेन फैमिलीज के लिए हैं? तो जब वहाँ पे स्टडी करी जा रही थी, आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने क्या स्टडी किया कि दैट मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। जो मेगालिथ्स हैं जो उनको मिली हैं बरियल साइट्स, उनमें एक ही में एक से ज़्यादा स्केलेटन भी मिले हैं उन्हें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पीपल सेम फैमिली को बिलोंग करते थे, कौन से? जो भी लोग सेम फैमिली के होते थे, सेम परिवार के होते थे, वर बरेड इन द सेम प्लेस। उनको एक ही जगह दफन किया जाता था। अब क्या एक ही साथ कर देते थे कि हाँ भैया दादाजी मर गए तो सबको उसी में दफन कर दो जिंदा? नहीं।
ऐसा क्या होता था कि जो मर गया उसको दफन कर दिया, साथ में मैंने बताया ना उसमें पॉट होल्स होते थे। क्या होते थे बच्चा? पोर्ट होल्स होते थे। तो जो बाद में जिन लोगों की भी मृत्यु हो रही है, जो लोग बाद में मर रहे हैं, तो पोर्ट होल्स के रास्ते से उनको उसी जगह दफन किया जाता था। ठीक है। अब वो जगह आइडेंटिफाई कैसे करते थे? तो मैंने बताया ना कि देयर वर इंडिकेशंस। कौन से इंडिकेशंस होते थे? वही स्टोन बोल्डर्स के जो सर्किल होते थे, या फिर लड़ा जो लार्ज स्टोन हुआ करता था, दीज वर द इंडिकेशंस ऑफ द बरियल बीनीथ। ठीक है, जो बरियल बीनीथ है, उसके बरियल साइट्स हैं, उनके इंडिकेशंस क्या थे? यही इंडिकेशंस थे। तो उससे वो बरियल साइट्स को आइडेंटिफाई करते थे, और जहां पर भी उनको दफन करना है वहां पर वो लौट कर आके के जो बाद में व्यक्ति मरा है उसको पोर्ट होल्स के जरिए वहीं दफन कर दिया करते थे। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं है ना? मतलब एक व्यक्ति पहले मर गया, ठीक है, उसको दफन कर दिया, वहां पर उन्होंने पोर्ट होल बनाया उसमें ग्रेव में, ठीक है, साथ में इंडिकेटर्स भी लगाए, बोल्डर्स वगैरह लगाए, को इंडिकेट किया कि हाँ यहाँ पर एक बरियल साइट है हमारी। अब मान लो 20 साल बाद, 10 साल बाद एक और कोई बंदा मर जाता है, तो वो उसी इंडिकेशन से उसने जगह को आइडेंटिफाई किया, पहुंचे पोर्ट होल्स की मदद से, जो व्यक्ति मरा है उसको अंदर पहुंचाया, दफन किया, एंड और उसके साथ जो भी सामान रखना है वहां पर उसको रख के बंद कर दिया। नाउ ऑल क्लियर? चलो, ए स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पर है? ये देखिए, ये दिख रहा है, दिस इज योर इनाम गांव। ठीक है, ये आपका इनाम गांव है। तो इनाम गांव कहाँ पर है? ये आपकी रिवर घोड़ है। कौन सी है? रिवर घोड़। उसके उस पर एक साइट है, ठीक है। अब रिवर घोड़ क्या है? ट्रिब्यूटरी है भीमा नदी की। किसकी? भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है। इधर कहीं है बेटा। कहाँ पर? ये मुंबई वाला क्षेत्र जो है ना, इधर ये भीमा नदी है, और यहीं पे कहीं पास में ये रिवर घोड़ है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? याद आया? मैंने बताया था पहले या दूसरे चैप्टर में। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ बच्चों। क्या होती हैं? सहायक नदियाँ। कैसे होती हैं? सपोज करो ये भीमा नदी आ गई, ठीक है, और ये इसमें आके मिल रही है कौन सी? घोड़ नदी। ठीक है, तो घोड़ नदी क्या हुई? घोड़ नदी इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा नदी। ओके। तो ये बरियल साइट कितना पुराना है? इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर अगो। 3600 से लेके 2700 साल पहले के बीच में ये ऑक्युपाई किया गया है। ठीक है। अब इसमें क्या करता था? इसमें क्या स्पेशल था बच्चा? इसमें स्पेशल ये था कि जितने भी अडल्ट होते थे, ठीक है, अडल्ट होते थे, उनको ग्राउंड में दफन किया जाता था, उनको सीधा लिटाया जाता था, और उनका जो हेड होता था, सर होता था, हेड उनका नॉर्थ की तरफ होता था। किधर होता था? हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। उनको सीधा लिखाते थे, लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड्स द नॉर्थ। उनको नॉर्थ की डायरेक्शन में, डायरेक्शन कहाँ होती है बेटा? ये ऊपर वाली नॉर्थ। ठीक है, याद आ गया? मैंने सब बताया था। दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ उनका हेड हुआ करता था। ओके। कभी कभी बच्चों बरियल्स जो होते थे वो घर के अंदर भी हुआ करते थे। कहाँ हुआ करते थे? घर के अंदर भी हुआ करते थे। और जो वेसल्स होते थे, जो बर्तन होते थे जिनमें फूड और वाटर रखा जा सकता है, वो डेड के साथ रखे जाते थे। ठीक है, क्या रखे जाते थे? वेसल्स रखे जाते थे, बर्तन जिनमें फूड और वाटर हुआ होता था। ठीक है, ये रखे जाते थे डेड के साथ। अब साथ में क्या मिला? साथ में हमें एक सेटलमेंट के बीचों बीच, सेटलमेंट मतलब बस्ती, बस्ती के बीचों बीच एक 5 रूम का हाउस मिला। उसमें एक डेड बरिड था, उसमें एक बरिड था। और कैसे बरिड था बेटा? वो एक 4 लेग्ड क्ले जार के अंदर था। मतलब जो मिट्टी का एक जार था, मिट्टी का एक बहुत बड़ा सा जार था जिसके 4 पाए थे, उसके अंदर था। ठीक है, और कहाँ दफन किया गया था उसे? जो एक 5 कमरों का घर था उसके बीचों बीच एक आंगन था, उसमें। कहाँ पर? कोर्ट यार्ड में। कहाँ दफन किया था बेटा? कोर्ट यार्ड के अंदर बीच में। उस घर में एक ग्रैंडरी भी थी। ग्रैंडरी मतलब जो अन्नदार होता है ना, जो कहते हैं जो अनाज का भंडार होता है, बेसिकली उसको बोलते हैं ग्रैंडरी। ठीक है। और बॉडी कैसे थी? बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजीशन। उसके जो पैर थे वो क्रॉस्ड लेग थे, मुड़े हुए थे। ठीक है, तो उस तरह से हमें एक साइड, एक बहुत बड़े घर में एक डेड बॉडी ऐसी भी मिली। ठीक है। व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। स्केलेटल की जो स्टडी होती है उससे हमें क्या पता लगता है, क्या मालूम पड़ता है? ठीक है, ऐसा तो नहीं बेटा बहुत सारे स्केलेटल स्केलेटल हो रहे हैं, भूत भूत, रात को सपने में भूत आए, नींद तो आ जाएगी ना, है ना? डरना नहीं। ओके, बी स्ट्रांग। चलो, तो स्केलेटल से क्या मालूम पड़ता है बच्चों? जो बच्चों के स्केलेटल होते हैं, किनके? जो बच्चों के स्केलेटल होते हैं, दे वर इजी टू फिगर आउट। ठीक है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, तो उनको तो फिगर आउट करना इजी है, आसान है। लेकिन जो गर्ल के होते हैं और बॉय के होते हैं ऑफ अराउंड सेम एज, या फिर जो अडल्ट होते हैं, उनमें एज सच स्केलेटल में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया भैया? आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे पता लगाया कि स्केलेटन मैन का है या वुमन का है बच्चा? तो क्या होता था, कई बार आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन ने ये सोचा कि जो उसके साथ सामग्री मिल रही है, जो भी उसके साथ ऑब्जेक्ट्स हमें मिल रहे हैं, उनके बेसिस पे हम आइडिया लगाएं। कैसे?
जैसे सपोज करो किसी स्केलेटन के साथ आपको क्या मिलता है, स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिलती है, तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इट मे बी पॉसिबल कि ये एक किसी महिला का स्केलेटन रहा हो। किसका रहा हो? महिला का रहा हो। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? क्यों? ऐसा होता है क्या? बप्पीदा कितना सोना पहनते हैं, ठीक है? तो आदमी भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, तो ये कंक्लूजन मतलब वो नहीं है, ये टैक्टफुल नहीं है, फैक्टफुल नहीं है कंक्लूजन, कि आप खाली बस ज्वेलरी के आधार पे अंदाजा लगा लो कि हाँ ये एक महिला का स्केलेटन है। तो फिर कैसे अंदाजा लगाया जाए, फिर कैसे पता लगाया जाए? तो देयर आर सम मेडिकल टर्म्स, ठीक है, कुछ मेडिकल प्रोसेस हैं, उससे भी पता लगाया जा सकता है। कैसे? अब ये देखिए, तो बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। जो उसका बोन की, जो उसका हड्डियों का स्ट्रक्चर है ना, कौन सी हड्डी? खासकर में हिप और पेल्विक एरिया वाली जो होती है। तो उसमें क्या होता है बच्चा, जो महिलाओं का जो पेल्विक एरिया होता है या हिप होता है वो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि महिलाओं को बच्चा बियर करना पड़ता है, ठीक है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको बच्चा बियर करके रखना पड़ता है 9 महीने के लिए, तो इस वजह से उनका जो पेल्विक एरिया होता है वो बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है? ये देखिए, ये मैम, ये मेल्स का पेल्विक एरिया है, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा है, और ये फीमेल्स का पेल्विक एरिया है जो थोड़ा सा एनलार्ज है, बड़ा है, ठीक है। तो इस आधार पे जो मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज थी, इस आधार पे हमें पता लगा कि वो जो स्केलेटन हमें मिले वो कैसे थे, वो महिलाओं के थे या पुरुष के थे, ठीक है। तो 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरखा। क्या नाम था बेटा? चरखा। कितना साल पहले? 2000 साल पहले उन्होंने एक मेडिसिन आयुर्वेद के ऊपर एक किताब लिखी थी, इसका नाम था चरका संहिता। क्या नाम था? चरका संहिता करके एक किताब उन्होंने लिखी थी मेडिसिन के ऊपर। उनके अनुसार 360 बोन होती थी ह्यूमन बॉडी में। कितनी होती थी बेटो? 360 बोन हुआ करती थी। आज की मॉडल जो अपनी मॉडर्न साइंस है उसके हिसाब से कितनी होती हैं? कितनी होती है बच्चा? आज के हिसाब से 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा थी जब आज की जो हड्डियों की गणना है उसके हिसाब से 360 बहुत ज़्यादा होती हैं। तो चरका जी ने क्या किया था भैया, वो इस फिगर पे कैसे आए थे? उन्होंने सब चीज़ें काउंट करी थी। क्या काउंट किया था उन्होंने? टीथ भी काउंट करे थे, जॉइंट्स भी काउंट करे थे, और कार्टिलेज भी जॉइंट काउंट कर लिया था। कार्टिलेज क्या होता है बेटा? नरम हड्डियां जो होती हैं, जिनको आप बेसिकली बोन नहीं बना सकते, लेकिन नरम हड्डियां जो होती हैं उनको कार्टिलेज कहा जाता है, ठीक है। तो इस सब की गणना करके वो इस आधार पे आए थे कि ह्यूमन बॉडी में 360 बोन होती हैं। कितनी? 360 बोन्स होती हैं, ओके। ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव, ठीक है। तो ऑक्यूपेशंस में क्या था, आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पर काफी सारे सीड्स मिले। कौन से सीड्स मिले उनको? काफी सारे फसलों के सीड मिले, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज एंड सीजम। क्या क्या मिले? वीट आपको पता है, गेहूं, बार्ले, जौ, राइस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दालें, मिलेट्स क्या होता है? मिलेट्स क्या होता है? बाजरा, पीस मटर हो गई, और सीजम क्या हो गया बेटा? तिल। क्या होता है ये? तिल, ठीक है ना। तो ये सब के उन्हें सीड्स मिले, बीज मिले आर्कियोलॉजिस्ट को। साथ में उन्होंने क्या देखा? साथ में उन्होंने उनको जानवरों की काफी सारी हड्डियां भी मिली जिन पे कट के निशान थे। क्या था? कट के निशान थे। तो इससे उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि इन पे कट के निशान क्यों हुए होंगे, कि इनको हंट किया गया होगा, इनका शिकार किया गया होगा, और उसके बाद में इनको काट के खाने के लिए, मतलब एज ए फूड इनको यूज किया गया होगा, तो काटा होगा। तो देर आर मार्क्स ऑफ कट, ठीक है, कट मार्क्स थे उनके बोन्स पर, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से जानवर थे जिनकी उनको हड्डियां मिली? उनमें बहुत सारे जानवर थे। उनमें कैटल्स थी, ठीक है, बफेलो थे, गोट थे, शीप थी, डॉग थे, हॉर्स थे, एस थे, पिग था, सांबर था। सांबर क्या होता है बच्चा? हिरनी होता है, ठीक है। स्पॉटेड डियर था, ब्लैक बक था, एंटीलोप था, हेयर था, मोंगूस था, और इसके अलावा चिड़िया भी मिली, क्रोकोडाइल मिले, टर्टल मिले, क्रैब मिले, फिश मिले। इतने सारे जानवरों की हड्डियां उनको मिली हैं। समझ रहे हैं आप? इतने सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इसके अलावा और भी सबूत मिले हैं। क्या सबूत मिले हैं? इसके अलावा ये सबूत मिले हैं कि जो फ्रूट्स हैं वो उनको भी कलेक्ट करते थे। कौन कौन से फ्रूट? जैसे बेर हो गया, आंवला हो गया, जामुन हो गया, डेट्स हो गया, खजूर, ठीक है, और कई सारे प्रकार के जामिन भी थे। जामिन मतलब बेरीज को क्या बोलते हैं बेटा? जामिन। तो और भी कई प्रकार के जामिन थे, उनको भी वो कलेक्ट किया करते थे। क्या किया करते थे? कलेक्ट किया करते थे। तो ये एविडेंसेस हमें मिले हैं। चलो मैं आपको ये कुछ फिगर दिखाता हूँ स्पॉटेड उसकी, किनकी? ये स्पॉटेड डियर और इन सब की। ये देखिए, ये सांबर डियर है, ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। ये स्पॉटेड डियर, ये ब्लैक बग एंड एंटीलोप, हिरन के ही भाई बंधु हैं सारे के सारे, ठीक है बच्चों। चलो, सो बेटा वी हैव कम टू लास्ट टॉपिक, एल्सफेयर, ठीक है। तो इन टुडेज एल्सफेयर, इस चैप्टर 4 के एल्सफेयर में, चैप्टर 4 के एल्सफेयर में
इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने बात करी है जो चाइना में 3500 साल पहले इनको कुछ लिखावट के, कुछ राइटिंग्स के एविडेंसेस मिले हैं। क्या मिले बेटा? राइटिंग्स के, पहली जो शुरुआती राइटिंग्स थी उसके कुछ एविडेंसेस मिले हैं। कितने पहले? 3500 साल पहले। कहाँ पर? इन चाइना। किसके बारे में बात कर रहे हैं? चाइना की। अब ये लिखावट कहाँ होती थी, ये राइटिंग्स कहाँ पे थी? तो दीज राइटिंग्स वर ऑन एनिमल बोन्स। कहाँ पर थी? जानवरों की हड्डियों पे थी। और इन हड्डियों को, जो जानवरों की हड्डियों पे जिनको राइटिंग मिली है, इनको इनको हम कहते थे ओरेकल बोन्स। क्या कहते थे? ओरेकल बोन्स। क्यों कहते थे? क्योंकि इनको यूज किया जाता था टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। किस लिए यूज करते थे? टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब कैसे करते थे? तो क्या होता था, किंग्स ने स्क्राइब्स का यूज किया। स्क्राइब्स कौन होते हैं बेटा? मैंने बताया था, रिमेंबर करो। स्क्राइब्स आर दोज पीपल हु नो हाउ टू राइट, जो लिखना जानते थे। तो स्क्राइब्स बुलाए उसने और बोन्स पे लिखवाया। अब किस तरह के क्वेश्चन लिखवाते थे वो? भाई किस तरह के, आदमी इतना सब तामझाम कर रहा है तो उसको किस तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्ट होगा? तो वो पूछा करते थे कि भाई वो युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, ठीक है। उनके यहाँ खेती वेती कैसी होगी, फसल कैसी होगी, ठीक है। उनके यहाँ बेटे होंगे कि नहीं होंगे, बेटों का महत्व था, ठीक है। तो बेटे होंगे कि नहीं होंगे। तो क्या होता था कि स्क्रैप्स बोन्स के ऊपर लिख दिया करते थे, और लिखने के बाद उन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। अब आग में डाल देते थे तो आग में डालने के बाद क्या होगा कि आग में डालेंगे तो हीट की वजह से वो हड्डियां क्रैक होंगी। क्या होंगी बच्चे? वो क्रैक होंगी। दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट, हीट की वजह से क्रैक होंगी। तो जो फॉर्चून टेलर्स होते थे, फॉर्चून टेलर्स मतलब भविष्यवक्ता, भविष्य जो देखते हैं, तो फॉर्चून टेलर्स क्या होते थे? उन क्रैक्स को स्टडी करते थे। क्या करते थे? क्रैक्स को स्टडी करते थे और फिर वो प्रेडिक्ट करते थे कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अब वो भगवान तो थे नहीं कि वो 100% सही बता देंगे कि हाँ भैया आपके यहाँ ये बच्चा होने वाला है, अजय देवगन पैदा होने वाला है। तो ऐसा तो नहीं होता था ना, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता था कि हाँ वो बता देंगे कि भाई आप सारी के सारे युद्ध जीत जाओगे, आप अजर अमर रहोगे एंड ऑल दैट। तो क्या होता था, कई बार वो गलत भी हुआ करते थे। बट किंग्स बहुत वो रखते थे, मतलब उनमें बहुत आस्था रखा करते थे और उनका पूछा करते थे, उनसे फॉर्चून टेलर से पूछा करते थे कि उनका भविष्य किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है। किंग्स जो होते थे वो बड़े बड़े महलों में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? महलों में रहा करते थे, बड़े बड़े। उनके पास बहुत वेल्थ हुआ करती थी, बहुत पैसा हुआ करता था, ठीक है। साथ में उनके पास क्या होता था? ब्रॉन्ज वेसल्स होते थे बहुत अच्छे अच्छे, जो ब्रॉन्ज के जो जितने भी बर्तन वर्तन है वो हुआ करते थे बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन उनको आयरन का नहीं आता था यूज जब तक। क्या नहीं आता था? आयरन का यूज नहीं आता था। ध्यान रखना, कब की बात कर रहे हैं हम? 3500 साल पहले की। कहाँ बेटा? चाइना, ठीक है। ये आप देखो, ये एक सैंपल इमेज है राइटिंग्स की, इस तरह की राइटिंग मिलेंगी है, ठीक है। चलो चलो बच्चों, अगेन अ क्विक रिकैप, ठीक है। कीवर्ड्स का क्विक रिकैप कर लेते हैं, तो उससे क्या आपका चैप्टर एक रिवीजन हो जाएगा फटाफट। तो पहला वेद। तो वेद कौन कौन से हमारे? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। और सबसे पुराना कौन सा है? ओल्डेस्ट वन इज ऋग्वेद। कब कंपोज किया गया था? 3500 साल पहले। कब? 3500 साल पहले। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था बच्चों? कौन सी लैंग्वेज में कंपोज किया था? ओल्ड और वैदिक संस्कृत। किसमें? ओल्ड और वैदिक संस्कृत में। हिम क्या होते हैं? हिम आर, देसी भाषा में कह सकते हो मंत्र, अदरवाइज वेल सेड और शुक्ताज। कौन कंपोज किया करते थे, कौन लिखा करते थे? सेजिस या ऋषि। कौन लिखा करते थे बच्चों? सेजिस या ऋषि। चैरेट कहाँ पे डिस्कस हुआ है? चैरेट डिस्कस हुआ है, जो मैंने एक हिम बताया था ना, जो एक डायलॉग कॉन्वर्जेशन में बताया था, किसका? विश्वामित्र जी का, और 2 नदियों के बीच में। तो वहां पर उन्होंने चैरेट रथ की बात करी है, ठीक है। सैक्रिफाइसेस क्या होते थे? जितने भी यज्ञ हुआ करते थे तो अग्नि में सैक्रिफाइसेस किया करते थे। कौन करते थे? पुजारी किया करते थे, ठीक है, ब्राह्मण लोग किया करते थे। राजा कौन होता था? तो राजा मैंने बताया ना कि एज सच राजा नहीं हुआ करते थे वैसे वाले, कि जिनके पास बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी, टैक्स कलेक्ट किया करते थे, आर्मी हुआ करती थी, वो राजा नहीं है अभी तक। अभी कौन होते थे कि आम आदमियों ने ही अपने बीच में से एक लीडर चुन लिया है, वो उनके लिए एज राजा काम किया करता था। स्लेव क्या है? जो दास और दासी हुआ करते थे, बाद में उनको ही स्लेव कहा गया है। अब ये लोग कौन होते थे? ये लोग बंदी हुआ करते थे, जो भी युद्धों के बंदी आया करते थे। महिला पुरुष जो भी युद्ध में बंदी बनाए गए हैं, उनको स्लेव की तरह इस्तेमाल किया करते थे। ये ओनर इनको अपनी प्रॉपर्टी मानता था, और ये मानता था कि ये कुछ भी करेंगे जो वो चाहता है, ठीक है। मेगालिथ क्या बेटा? मेगालिथ से क्या याद आ रहा है? मेगालिथ में बरियल साइट्स हैं अपनी। मेगालिथ मतलब बड़े स्टोन बोल्डर, मेगा प्लस लिथ मतलब स्टोन, ठीक है। तो बड़े बड़े बरियल साइट्स को इंडिकेट करते थे मेगालिथ से। क्या करते थे? बरियल साइट्स को, ठीक है। बरियल्स क्या है? बरियल्स मतलब जहां पर मृत व्यक्ति को दफनाया जाता है। अकेले दफना देते हैं या फिर साथ में कुछ दफना देते हैं?
तो अकेले नहीं दफनाते, उसके साथ में कुछ सामान भी रखा जाता है, ठीक है। स्केलेटल, स्केलेटल से क्या जा रहा है, जो अंदर इंसान दफन होता था उसके स्केलेटल की स्टडी करी है, किसने करी है, आर्कियोलॉजिस्ट ने करी है। मेल थे, फीमेल थे, बच्चों का था, कैसा था, ठीक है। तो उससे हमें आइडिया लगता है, सोशल डिफरेंसेस हमें मालूम पड़ते हैं कि अमीर आदमी था, गरीब आदमी था, कैसा था, ठीक है। आयरन, तो जो बरियल्स हैं बीनीथ, हम जो बरियल्स हैं, डेड बॉडीज हैं, उनके साथ में आयरन के टूल मिला करते थे बेटा, खंजर मिला करते थे, वेपन मिला करते थे, ठीक है। तो आयरन उनके लिए नोन था। ओके, ऑल कीवर्ड्स हैव बीन कवर्ड, राइट। चलो डेट्स पे भी एक बार नजर मार लें फटाफट, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए डेट्स का भी दोबारा। तो वेदा कब लिखा गया था बच्चा, वेदा लिखा गया था 3500 साल पहले, ठीक है, रिमेंबर। मेगालिस का कब हुआ है, बिल्डिंग ऑफ मेगालिस की शुरुआत कब हुई थी, 3000 साल पहले। कब हुई है बच्चों, 3000 साल पहले। सेटलमेंट इनाम गांव, जो हमने इनाम गांव का डिस्कस किया था, इनाम गांव कहाँ था बेटा, कहाँ था, घोड़ नदी की उस पे साइड थी, ठीक है। घोड़ क्या था, भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी, याद रखिएगा। तो ये कहाँ पर था, ये 3600 साल से लेकर 2700 साल के बीच में पता लगाया था इसके बारे में, ठीक है। कब था, 3600 से लेकर 2700 साल के पहले के बीच में रहा था। चरका साहब, चरका जी हमारे कब रहे थे, जो हमारे डॉक्टर साहब थे, कब रहे थे, ये 2000 साल पहले रहे थे। कब रहे थे, 2000 साल पहले, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर 4 भी। और कोशिश करिए आप लोगों को सब कुछ ठीक से समझाने की, प्रॉपर तरीके से समझाने की। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। मैं छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ रहा हूँ और मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसके अलावा इधर उधर नहीं जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में डिटेल है, डेप्थ है, पर मैं नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले एनसीईआरटी कवर कर लें पूरे अच्छे तरीके से, जितना आपका सिलेबस है। उसके बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है, आपका इंटरेस्ट आता है कि हाँ मुझे पर्टिकुलर टॉपिक समझना है और ज़्यादा, तो मुझे बताइएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ठीक है, कोई इशू तो है नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका मोटिवेशन, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलते हैं, अपने सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।